हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लासिक्स की इतिहास की पुस्तक का व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे, जो सीटेट परीक्षा लेवल 2 कक्षा 6 to 8 के लिए और टीजीटी सोशल साइंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है एनसीईआरटी क्लासिक्स की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1, जिसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले देखते हैं सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व में नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का उदय हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि इंडिया शब्द कैसे बना। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इस प्रकार हमारे जो भारत है उसका नाम इंडिया पड़ा। अब जानते हैं कि पांडुलिपि क्या होती है। तो पांडुलिपि के लिए बताया गया है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ हाथ से है। ये पांडुलिपि ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, तो उनको पांडुलिपि कहा गया है। अब देखते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर स्क्रीन किए गए होते हैं, यानी कि उकेरे किए गए होते हैं। अब देखते हैं पुरातत्वविद कौन होते हैं। तो अतीत में बनी और प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वे पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के विशेष चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं, तो वे कहलाते हैं पुरातत्वविद, जिसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद अब देखते हैं कि इतिहासकार कौन होते हैं, हिस्टोरिकल कौन होते हैं। तो यहाँ बताया गया है पांडुलिपियां अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहा जाता है जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। और जो अतीत शब्द है उसको कई बार बहुवचन के रूप में भी प्रयोग किया गया है। अब आते हैं इतिहास की कुछ तारीखों या तिथियों पर। आपने कई बार देखा होगा कई कई इतिहास की पुस्तकों में BC, AD, CE और BCE और BPE लिखा हुआ होता है। तो इनका मतलब क्या होता है, तो चलिए इसका मतलब जानते हैं। तो जो BCE होता है उसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। और जो AD होता है उसको कहते हैं एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष में, यानी कि जिस समय ईसा मसीह ने जन्म लिया। इसके बाद जो तीसरा बताया गया वो है CE, जिसको हम कहते हैं कॉमन एरा। इसके बाद आता है BCE। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। फिर इसके बाद आता है BP। BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। अब कुछ तारीखों पर भी नजर डालते हैं। अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पर हमारे भारत के अंदर कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। और सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर था, जिसको हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, वो 4700 वर्ष पूर्व पहले बसा था। इसके बाद गंगा घाटी के नगर मगध का जो बड़ा राज्य बना था
वो आज से 2500 वर्ष पूर्व बना था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। इस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। यहाँ पर सबसे पहले आता है भीमबेटका। जैसे कि आप सभी को मालूम है, भीमबेटका जो है एक स्थान है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में बताया गया है, भीमबेटका एक पूरा स्थल है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। इसके बाद आता है पुरा स्थल कि भी पुरा स्थल क्या होते हैं। तो पुरा स्थल का मतलब होता है उस स्थान को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें को वहीं छोड़ जाते थे। यानी कि पूरा स्थल वे कहलाते थे जहां पहले काम कर लिया जाता था और फिर काम पूरा हो जाने के बाद उस स्थान को वो छोड़कर चले जाते थे। इसके बाद आता है इतिहास के विभिन्न काल। जब भी हम इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इतिहास को कुछ कालों में विभाजित किया जाता है, जिनको हम यहाँ जानेंगे। तो पहला है आरंभिक काल को इतिहासकार पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पुरा यानी प्राचीन यानी कि पुराना, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 2 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर पुरापाषाण युग। अगर देखा जाए तो भारत मानव इतिहास की जो 99% जो कहानी है वो इसी काल में घटित हुई थी, क्योंकि इसी काल में मानव ने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, भोजन बनाना सीखा और कई तरह की प्राकृतिक घटनाओं से वो परिचित हुआ। इसके बाद अगला बताया गया है माइक्रोलिथ और मेसोलिथ के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके लिए भी। जिसका काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलता है उसे मेसोलिथ कहा जाता है। यानी कि जब आदि मानव को सर्दी गर्मी का एहसास होने लगा तो वे काल था मध्य पाषाण काल। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इनको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। इसके बाद जो अगला काल आता है वो कहलाता है नवपाषाण काल। कहा जाता है कि नवपाषाण काल जो है ये वह काल होता है जिसमें मानव ने कृषि करना सीखा और इसकी शुरुआत आज से 10,000 साल पहले होती है। फिर इसके बाद आता है बुर्ज होम। नवपाषाण काल की जो संस्कृति है वो कश्मीर में भी काफी व्यापक पैमाने पर फैली, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने खेती करना नवपाषाण काल में ही सीखा और वहां पर वे बुर्ज होम नाम के घर भी बनाते थे। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसके बाद नवपाषाण काल के औजारों के बारे में बात करते हैं। तो नवपाषाण काल के औजार में धार अधिक पैनी और उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त उन चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। यानी कि नवपाषाण काल में कृषि तो होती ही थी, लेकिन इसके साथ साथ वहां पे तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता था और मसालों को पीसना और अनाज को पीसने के लिए ओखली और मूसल का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पर बताया जाता है कि कृषि करने के सबसे पहले साक्ष्य जो है मेहरगढ़ में मिले थे। तो यहाँ बताया गया है मेहरगढ़ वे स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। सीटेट परीक्षा में और इसके अलावा टीजीटी की कुछ परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि वे स्थान, हड़प्पा का वे स्थान कौन सा है जहां पर एक बकरी को एक पुरुष के साथ दफनाया गया है। तो वे मेहरगढ़ है। तो व्यूवर्स इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण तिथि के बारे में। तो जो पाषाण युग का काल माना जाता है वो 12,000 से लेकर 10,000 साल के आसपास माना जाता है
और जो निवास करने की प्रक्रिया, जिसको हम बसने की प्रक्रिया कहते हैं, तो वो 12,000 साल पहले से शुरू होती है। और मेहरगढ़ में जो बस्तियां यानी कि जो बस्ती बसाई गई थी वो 8,000 साल पहले बसाई गई थी। और नवपाषाण युग का जो आरंभ होता है वो 10,000 साल से पहले से शुरू होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो इसमें हम शुरुआती नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े नगरों के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है, इतिहासकारों ने कुछ नगरों की खोज की और बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण 4,700 साल पहले हुआ था। फिर इसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आप सभी को पता है कि ये वर्तमान में राजस्थान में है, और लोथल जो है ये गुजरात के अंदर है। यहाँ बताया जाता है कि कालीबंगा लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। फिर इसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता को पुरातत्वविदों को क्या क्या मिला। तो हड़प्पा सभ्यता से पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये मोहरें ठीक वैसे ही थी जिस तरह से हम मेसोपोटामिया की सभ्यता में किलाक्षर लिपि के बारे में जानते हैं, जो मिट्टी के ऊपर सरकंडों से लिखी जाती थी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी मोहरों को जो पत्थरों पर बनाई जाती थी और उन मोहरों पे कुछ जानवरों के चित्र भी बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसके बाद मेहरगढ़ में जो खेती के बारे में बात की गई थी उसके बारे में पुरातत्वविदों ने क्या जानकारियां दी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों से अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी से बनी फेयन से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है, यानी कि उस जमाने में सूत कताई का काम भी होता था। अब आता फेयंस क्या होता है, तो फेयंस के बारे में जान लीजिए। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या साफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फेयंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, यानी कि बर्तन बनाने की, मन के बनाने की एक कला थी ये। इसके बाद आता है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन धातु को मिलाया जाता था, जिसका आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये कुछ स्थान थे जहां से हड़प्पा सभ्यता अपना बाहरी व्यापार करते थे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में अनाज के बारे में पता चलता है कि पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इसके बाद हड़प्पा के समुद्री तटों के बारे में बात करते हैं। तो कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। हड़प्पा सभ्यता का कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बारे में बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। फिर आता है गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक नदी के किनारे बसा लोथल। ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो चलते हैं इस चैप्टर की महत्वपूर्ण तिथियों में। तो मेहरगढ़ में जो कपास की खेती की गई थी वो 7,000 साल पहले की गई थी। और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत, जिसमें बाढ़ का आना, बर्बर जातियों का आक्रमण, सूखा पड़ना, ये सब कुछ कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। तो वो हुआ था 3,900 साल पहले। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 4,
क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसके अंदर जो है हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या घटनाएं भारत में घटित हुई। तो यह बताया गया कि वेद चार होते हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चार नामों से ये जाने जाते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें स्तुति का मतलब होता है उनके याद में। तो इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य ने विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यांशों में बांटकर स्वैश्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो उस जमाने में ऋषि मुनि होते थे, वो अपने जो उनके शिष्य होते थे, उन सबको ये सारे वेद में लिखे हुए सभी तरह के मंत्र जो है कंठस्थ यानी कि मुंह जबानी याद कराते थे। अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत एवं वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी यानी कि व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। इसके बाद आता है शिलालेखों को महापाषाण के नाम से जाना जाता है। शिलालेखों के बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा है कि शिलालेख एक ऐसी व्यवस्था होती थी जिसमें पत्थरों पर कुछ वाक्यांश उकेरे जाते थे, जिसके द्वारा उस जमाने में लिखी हुई जो बातें थी वो किसी न किसी शासक की वीरता के बारे में या उसके किए गए कार्यों को बताने के लिए लिखे गए थे। और सबसे ज्यादा शिलालेख जो लिखे गए थे वो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। ये पत्थर ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इन सब कब्रों की कुछ समानताएं हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसे काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे जो है इसी काल में चरक नामक जो वैद्य थे, उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। तो थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। वे कहते थे कि मनुष्य में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि वर्तमान में अगर हम साइंटिफिक देखें तो 206 होती है, लेकिन चरक संहिता में चरक ने 360 हड्डियां बताई है। फिर इसके बाद उस काल में होने वाली कृषि और इसके अलावा पशुपालन के बारे में बात करते हैं। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है और कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण में खरहा और नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डी पाई गई। यानी कि ये जितने भी पशुओं के नाम दिए गए हैं, ये उस जमाने में यानी कि वैदिक काल में पाए जाते थे और इनका लालन पालन भी होता था। अब आते हैं इस चैप्टर के अगले तिथि वाले भाग पर। तो इसमें बताया गया कि वेदों की जो रचना हुई है वो लगभग 3500 साल पहले हुई है। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत जो है लगभग 3000 साल पहले हुई है। इनाम गांव में कृषकों का निवास जो है 3600 से 2700 साल पहले हुआ है। और चरक ने जो चरक संहिता लिखी थी वो 2000 साल पहले लिखी थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो इसमें सबसे पहले हम उन शासकों के बारे में जानेंगे जिन शासकों ने समय समय पर
अपने राजपाट की भलाई के लिए यज्ञ किए, जिसमें अश्वमेध यज्ञ सबसे फेमस था। इसमें बताया जाता है कि इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण यानी कि घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि वह उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को आमंत्रित किया जाता था, उसके लिए सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, यदि किसी पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ से आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वे राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष यानी कि वैश्य जैसे लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये वे प्रक्रिया थी जिसमें अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। फिर इसके बाद उस समय जनपद और महाजनपदों का भी उदय हुआ था, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन का राजा ना होकर जनपदों के राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपद की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा मैनपुरी के पास अंतरणजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे जानवर चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इसके बाद एक पात्र के बर्तन के बारे में बात आती है, जिसमें चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था। उसके बारे में जान लेते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ दूसरे और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिसे चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर सरल रेखा हो या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में थे। इसके बाद आता है महाजनपद के बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इतिहास के अंदर 16 महाजनपद बहुत फेमस है, जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की जाती थी या इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो यहाँ से महाजनपद की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है कि उस जमाने में कुछ टैक्स वगैरह भी लगाए जाते थे। तो उसके बारे में बताया गया कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। इसके बाद मगध के बारे में बात करते हैं कि मगध 2000 साल के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र उस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग तक फैला लिया। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। फिर बाद में पाटलिपुत्र को बना दिया, जो आज का पटना कहलाता है, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वे मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ
भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तो दोस्तों मोस्टली एक क्वेश्चन ये सीटेट में और टीजीटी सोशल साइंस के पेपर में पूछा जाता है कि सिकंदर कौन सी नदी के पास के किनारे तक आया और आगे वापस चला गया, तो वह है व्यास नदी। थोड़ा इसका भी ध्यान रखिएगा। जब उसने मगध की ओर कूच किया तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। फिर आता वज्जी के बारे में, जो एक महाजनपद था। तो इसके बारे में बताया जाता है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसका जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, जो आज के वर्तमान बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, सभाओं में बातचीत करते थे, बहस करते थे, विवाद करते थे और किस तरह करना, विवाद कैसे करना और किस तरह करना, तो इसका शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब देखते हैं गण क्या होता है। तो गण शब्द का कई सदस्यों वाले समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और संघ का मतलब होता है संगठन या सभा। तो दोस्तों ये थे हमारे एनसीईआरटी क्लास 6 की इतिहास की पुस्तक के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक की व्याख्यात्मक विश्लेषण। आगे के चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 11 तक के जो व्याख्यात्मक विश्लेषण है वो आपको अगले भाग में दिखाई देगा। इसके अलावा इन चैप्टरों से जुड़े हुए अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं या पढ़ने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 to 8 की एमसीक्यू रिव्यू की वीडियो देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।